अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन करें ताकि आप हर हर चीज़ से टाइमली अपडेटेड रहें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके वो भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो है जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। जी हाँ, उनका ताल्लुक ही इज़ अ फॉर्मल जो है पीएसएक्स डायरेक्टर, और जो है एक सीईओ भी हैं वो ए के वाई सिक्योरिटीज लिमिटेड के। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमीन यूसुफ सर की। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। और जो है सर, सबसे पहले तो मार्केट के हवाले से जो है हम जो बात करेंगे वो ये कि बहुत अच्छी मार्केट चल रही है। इंडेक्स ऑलमोस्ट बहुत हाई पर है, और दिन ब दिन हम देख रहे हैं इंडेक्स को बढ़ते हुए ही देख रहे हैं। लेकिन जो एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हुए हुए हैं। जो जो आइटम उनके पास है, या तो ये कहते हैं कि वो चल नहीं रहे हैं, या फिर उनका ये होता है कि बस इंडेक्स हाई है और वो उनकी उनकी एक्टिविटी इतनी नहीं हो रही है। तो क्या होना चाहिए इस सूरत हाल में, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखिए, पहले आपने कहा कि स्टक हुए हुए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने डिसीजंस पहले सही नहीं ली। अब वो डिसीजन किस बेस पे लिए उन्होंने? या तो किसी के कहने पे लिए हैं, या अगर कोई डिसीजन लिए उन्होंने सही डिसीजन ली नहीं, कौन से सेक्टर में है, कौन से आइटम उन्होंने पिक किए, उसमें डिविडेंड यील्ड है नहीं है, रिटर्न्स है नहीं है। ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे भी आ जाते हैं, हम्म। क्योंकि अगर स्टक अप हुए हैं, तो इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं लिए, या आपने गलत स्क्रिप्ट्स ले लिए, या आपने महंगे ले लिए, ओवर वैल्यूड ले लिए, या उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, अनलेस वी हैव एनीथिंग इन हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी हो कि भाई ये स्क्रिप्ट में बंदा कोई लेके बैठा हुआ है, उसकी वजह क्या है नहीं बढ़ने की। ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडेक्स अभी कुछ भी नहीं बढ़ा। इंडेक्स जो बढ़ रहा है, देखिए उसमें कुछ वेटेजेस हैं ऑयल सेक्टर की। अगर आप स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करें मार्केट को, तो कुछ स्क्रिप्ट्स जो है काफी बढ़ गए हैं ऑयल सेक्टर के, तो हम्म। उसी की कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स में। उसकी अच्छा। वेटेज ज्यादा है, और कुछ साइड आइटम्स होते हैं जो उनकी भी वेटेज होती है, तो वो जब बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इंडेक्स बढ़ता है। अब वही वाली बात है, जो इन्वेस्टर है जिसने अगर कोई आइटम्स लिए हुए हैं, जैसा आपका क्वेश्चन है उसका जवाब है कि अगर उसको क्या रिटर्न मिल रहा है। हम्म। अगर उसने सही डिसीजन नहीं लिए तो ऑब्वियसली, अगर उसने गलत डिसीजन लिए है, उसने छोटे थर्ड टियर आइटम लिए हैं, उसने मीडियम वाले आइटम लिए हैं, उसने डिविडेंड यील्ड वाले आइटम लिए, तो ये सारे क्वेश्चन अराइजेस करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा होमवर्क करना जरूरी होता है। अगर जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहा होता है डे ट्रेडर, देखिए एक डे ट्रेडर होता है वो तो फॉरन एग्जीक्यूट करता है और नुकसान नफा बांध के चले जाता है। एक इन्वेस्टर होता है वो किस किस्म के डिसीजन ले रहा होता है। अगर उसके पास कोई ऐसी चीजें नहीं है, उसको फाइनेंशियल्स का नहीं पता, उसको रीड करना नहीं पता, उसको नहीं पता कि अर्निंग पर शेयर क्या है, मार्केट पर शेयर क्या है, तो ये सारी चीजें जो है ना मैटर करती हैं। तो अगर इस किस्म का अगर इन्वेस्टर है तो उसको ये चाहिए कि अगर वो खुद इन्वेस्टमेंट्स में वो अगर उससे पैसे नहीं बन रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए, या किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लें। तो ये सारी चीजें जो है सवाल के बहुत सारे जवाबात हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो आपने क्वेश्चन रिफ्रेज किया है, लेकिन वो क्वेश्चन एम्बिग्विटी है, मतलब उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कौन सा सेक्टर है, कौन सी स्क्रिप्ट है। तो एज अ लार्ज आपने क्वेश्चन पूछ दिया है। हम्म। सर, जैसे कि एक जो है नॉर्मली एक हमारी थिंकिंग होती है कि जब बाजार तेज होता है तो हर आइटम चलता है, जो नहीं चलने वाला आइटम होता है वो भी, उसमें भी मोमेंटम हम देखते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि अभी इसकी बारी नहीं आई है, थोड़ा सा वेट कर लें। तो क्या वेट करना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे एजीएल हो गया, टीपीएलपी हो गया, बहुत सारे लोग जो जो मेरी नॉलेज में है वो इनमें काफी टाइम से जो है वो स्टक हुए हुए थे। अभी कुछ दिन में कुछ दिनों से जो है 2-4 दिन से थोड़ी सी मोमेंटम हुई है। और जो है इस तरह के जो स्टॉक्स हैं तो उसमें क्या किया जाए? वैसे तो जब लिया था तो एक उनको जाहिर सी बात है कि स्टडी करके एक उनको एक था कि हाँ भाई इसमें जो है एक मोमेंटम होगी, एक्टिविटी होगी, बट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो वो फिर क्या करें इस तरह से? देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर हमने ये देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने एक स्क्रिप्ट बहुत हाई रेट पे लिया हुआ है, जहाँ वहां से मार्केट रिवर्स कर गई है,
तो वो हाई रेट पे किस बेसिस पे डिसीजन पे लिया था कि फर्स्ट करो कि एक स्टॉक है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर फर्स्ट करो 40 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 60-70 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, अगर आपने 60 रुपए पे ले लिया तो आपने गलत डिसीजन ले ली। और प्लस एक चीज ये भी होती है कि इन्वेस्टर क्या करता है, एक साथ जो है ना, अगर उसको 10,000 शेयर लेने हैं टोटल उसको, तो वो सारे एक साथ ले लेता है, तो उसके पास गुंजाइश नहीं होती कि अगर स्क्रिप्ट नीचे आता है तो वो एवरेज नहीं कर सकता। एवरेज कभी भी जो दुनिया भर में बुक्स में जो दूसरे स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, एवरेज फॉरन नहीं की जाती। एवरेज एक स्टॉक जब नीचे गिर रहा होता है उसको देखा जाता है और फिर उसको एक लेवल पे आके रुक जाता है, फिर उसकी एवरेजेस की जाती है कि उसका ग्राफ होता है। ग्राफ फर्ज कर अगर नीचे की तरफ जा रहा है, यूं जा रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पिक करके वापस आ रहा है, तो फिर आपको ग्राफ देख के वो डिसीजन लेनी होती है कि आप उसको ले के नहीं ले, उसको एवरेज करें नहीं करें। क्योंकि अगर एक दफा एक स्क्रिप्ट में अगर आप फंस गए उसको और एवरेज करेंगे तो आप और फंस जाएंगे, वो नीचे जाता रहेगा और आप एवरेज करते जाएंगे तो क्या होगा, एक लेवल पे आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स स्टकअप हो जाएंगी और फिर आपके पास रूम नहीं होगा। तो जो भी डिसीजन इन्वेस्टर लेता है उसको ये करना चाहिए, देखिए डाइवर्सिफाइड होना चाहिए कि आप एक स्क्रिप्ट में नहीं जाएं, आप 5 सेक्टर में, जैसे पहले भी काफी प्रोग्राम्स में हमने हाल में डिस्कशन की थी कि 5 सेक्टर्स होने चाहिए। वो सेक्टर होना चाहिए जिसमें इकोनॉमी में ग्रोथ है, इकोनॉमी में रूम है। अगर इकोनॉमी में उस सेक्टर की ग्रोथ नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। तो इकोनॉमी में टैक्सेशन का कोई मसला नहीं हो, गवर्नमेंट के कुछ टैरिफ्स के मसले नहीं हो कि गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेशन डाल दिया है, तो ये आप सबसे पहले तो आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना है कि किस सेक्टर में ग्रोथ है। फिर आप आ जाते हैं स्टॉक पे। अब कुछ स्टॉक्स लोग ट्रेड रेटिंग के लिए लेते हैं कि भाई ये घटा हुआ है, छोटा आइटम है, इसको ले लो। अब आपकी डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर की क्या साइकी है, वो क्या इन्वेस्टमेंट पे, वो डिविडेंड यील्ड के लिए ले रहा है, वो कैपिटल गेन के लिए ले रहा है कि वो ट्रेडिंग के लिए ले रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले ना बड़े लोग इन्वेस्टर जो नुकसान भी कर रहे होते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं आपने देखना होता है, आप लोग टिप्स पे भी काम करो। देखिए मैं ही नहीं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मर्जी है आपने किसी तरह से भी आप काम करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी लगी हुई होती है। देखिए कि अच्छा इन्वेस्टर होता है वो मैच करता है कि अगर मुझे बैंक इतना रेट दे रहा है तो मैं बैंक के रेट को बीट करूं, वरना तो फिर इन्वेस्टमेंट्स करने का स्टॉक एक्सचेंज में फायदा ही नहीं है कि अगर आपको रिटर्न ही नहीं मिलेगा, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा तो फिर तो आपकी अच्छी डिसीजन नहीं हुई। तो यही वाली बात है कि इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लें। जिनके पास अगर नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं। अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, आपको पता नहीं है किस तरह से आप उसको स्क्रिप्ट्स को मॉनिटर करेंगे, पहले जैसे मैंने बताया 5 सेक्टर में, हर सेक्टर में अगर आपके पास पैसे हैं तो 10 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करें। उसको मॉनिटर करना भी बड़ा आसान होता है। 10 कंपनीज को आपको पता भी होगा कि बॉटम क्या है, हाई क्या है, 5 साल में वो कितना हाई गया है, कितना लो गया है, किस लेवल पे लेना चाहिए, ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तो ये सारी चीजें, ओवर वैल्यूड भी एक स्टॉक हो जाता है। तो होता ये कि सॉरी टू से मैं ये कहूंगा कि नेवर गेट मैरिड टू अ स्टॉक। तो लोग शादी कर लेते हैं स्टॉक से, हम लेके बैठ जाएं। तो जैसे मार्केट घट जाती है एक जमाने में, देखिए मार्केट 2008 में भी क्राइसिस आया था, तो क्या होता है कि आपने बेचना होता है एक लेवल पे, जब एक स्टॉक की ओवर वैल्यूड स्टॉक हो जाएगा, उसकी अर्निंग के हिसाब से आप देखेंगे तो आप उसको बेचना है। आपने उसके साथ शादी नहीं करनी है, आपने बेच के उसको एवरेज करके बेच के फिर आप वही स्टॉक वापस लेंगे। लोग क्या करते हैं, एक स्टॉक बेच देते हैं, फिर दूसरा कोई स्टॉक ले लेते हैं, तो फिर क्या होता है, वो घट जाता है। तो जो आपने अगर डिसाइड किया हुआ, आपने 5 सेक्टर में से 10 स्टॉक्स लिए, तो आप उसी को मॉनिटर करें, उसी को देखें। ओवर वैल्यूड हो जाए तो आप उसको बेचेंगे, और फिर जब आपको लगेगा कि यार अब इस लेवल पे मुझे परचेजिंग करनी है, और परचेजिंग भी आहिस्ता आहिस्ता करें। लोग क्या करते हैं कि एक साथ सारा कह रहे थे कि दुनिया में कभी माल मिलेगा ही नहीं, शेयर्स हमें मिलेंगे ही नहीं। ये ऐसे नहीं होता, मार्केट पेनलाइज भी करती है, और मार्केट हमेशा उसको रिवॉर्ड करती है जो पेशेंस है, जिसमें अगर सब्र करता है ना, तो सब्र का फल मीठा ही होता है। वो भी है, इस्लाम में भी यही है। सही, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात कही आपने सर। सर अब मैं ये पूछना चाहूंगी पीएसएक्स के हवाले से। जो पीएसएक्स का जो स्टॉक था, जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने जो अपना एक था, उसके जो रेट अभी तक नहीं आए। 28 रुपए जो रेट था, लोग लेके जो है वो बैठे हुए हैं। और जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें ये सुनने में आया है। ये आपसे सवाल इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, यू आर द पार्ट ऑफ जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, आप इंतजामिया में भी हैं। तो ये भी सुनने में आया है कि वो जो उनकी जो प्रॉफिट हुए हैं वो आपस में जो है वो बांट लिए गए हैं। हालांकि हक जो है शेयर होल्डर का बनता है, और जो है शेयर होल्डर को एज सच जो है अभी तक वो रेट भी नहीं आया है। और जो मुनाफा हुआ वो आपस में जो ये कह लें कि जो इंतजामिया थी उसमें बट गए हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ये कैसे नहीं कह सकते कि आपस में बांट लिया। देखिए एक लिस्टेड कंपनीज है, उसके अकाउंट्स होते हैं, उसकी एजें होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने कहा है तो उसको आप, उसके इट्स पास कोई र्यूमर जी। रीजन है, कोई, ये बात देखिए कोई एक एविडेंस होना चाहिए, तो जी। मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। और अगर 28 रुपए में किसी ने डिसीजन लेके स्टॉक लिया था तो किस बेस पे 28 रुपए पे लिया था? देखिए वो तो आईपीओ आया था ना, आईपीओ आया था स्टॉक एक्सचेंज का। चाइनीज ने हमने डिसइन्वेस्टमेंट की, डीम्यूचुअलाइजेशन एक्ट के बाद 40-40 लाख शेयर हर मेंबर ने जो है उसको मिले, और फिर उसमें से उन्होंने 24 लाख शेयर जो है कुछ आईपीओ में गए,
कुछ चाइनीज इन्वेस्टर्स ने लिए, बाकी 16 लाख हमारे पास रह गए, ठीक है ना। तो वो डिसीजन अगर किसी ने 28 रुपए में किस बेस पे लिया था कि अर्निंग है कि नहीं है, तो वो तो फिर इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वही पहली जिससे हम बात कर रहे थे कि आपने डिसीजन किस बेस पे लिए। तो आपको लग रहा है कि उसमें कोई रिटर्न है। और अव्वल तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी आती है, ठीक है, उसके पिछले रिकॉर्ड्स होते हैं, लिस्टेड के अगर कोई हिस्ट्री नहीं है तो आपने किस बेस पे 28 रुपए पे लिया, तो वो तो कुछ नहीं कह सकता। 28 की जगह 50 भी हो सकता था, क्योंकि उसकी वजह ये कि ट्रेडिंग फी नहीं थी, मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं थे। देखिए, जब मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं होंगे तो स्टॉक में एक्सचेंज के जो ब्रोकर थे वो भी परेशान थे। कितने हाउसेस बंद हो गए जिन्होंने बंद कर दिए, जो ट्रेडिंग ओनली में आ गए। 60 के करीब मेंबर जो है ना, सेल क्लियरिंग से ट्रेडिंग ओनली में आ गए। तो मार्केट में बिजनेस नहीं था, सर्वाइवल नहीं था, ले ऑफ थे, तो ये कंडीशंस खराब थी। अब आप देखिए ना, लास्ट ईयर अक्टूबर से मार्केट ने बढ़ना शुरू, इसके बाद, इससे पहले तो मार्केट 43,000 पे लेवल पे थी और इतना वॉल्यूम भी नहीं होता था। तो ये सारी चीजें देखिए डिपेंड करती है कि सिचुएशन के हिसाब से। हर सिचुएशन हो तो रोज की सिचुएशन डिफरेंट होती है। आज मार्केट क्यों है, आज सिचुएशन डिफरेंट है, कल कोई सिनेरियो इंटरनेशनल हो जाता है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इकोनॉमी में इश्यूज आ जाते हैं। देखिए, इकोनॉमी जब सही होती है ना, तो चीजें, जो आपकी मार्केट बढ़ी उसकी वजह ये है कि देखिए, आपके पास आपकी चीजें, इंटरेस्ट रेट आपका कम हो रहा है। सबसे बेसिक इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो फिक्स में आपके लिए लिक्विडेटिव नहीं है। आप बोलते हैं कि मुझे फिक्स में इतना मिलेगा टैक्स कटने के बाद, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैं स्टॉक मार्केट की तरफ जाऊं, वहां पे मेरा एग्जिट भी है, मैं फौरन 2 दिन में ले बेच कर लूंगा, और मैं डिविडेंड वाले अच्छे स्टॉक्स लूंगा, और मैं अच्छी वैल्यूएशन पे लूंगा, तो मुझे कैपिटल गेन भी मिलेगा। देखिए, कैपिटल गेन और डिविडेंड दोनों चीजें आपको मिलती हैं स्टॉक मार्केट में। अब वो ये बात है कि डिसीजन आपने किस बेस पे ली हुई है, वो डिसीजन आपने खुद ली हुई है या किसी के कहने पे ली हुई है। किसी के कहने पे ली हुई है तो वो क्यों लिया आपने, तो वो फिर अगर किसी के कहने पे लिए तो उसका पैसा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, पैसा आपका आपके पॉकेट से जाएगा। अगर लॉस एंड प्रॉफिट होगा, यू हैव टू बेयर। इसी तरह से अगर आप रियल एस्टेट में जाते हैं तो आप देखभाल के जाते हैं कि मैं प्रॉपर्टी लूं, कौन से इलाके में लूं, पानी का मसला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं है, थेफ्ट नहीं है, माहौल सही है। तो वो डिसीजंस यहाँ भी आपने देख के, मैंने जैसे पहले बताया, 5 सेक्टर को आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, इकोनॉमी में किसमें ग्रोथ है। इसके बाद 10 स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, उन स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि नहीं है। और मैं स्टॉक जो ले रहा हूँ, ओवर वैल्यूड स्टॉक पे तो नहीं ले रहा हूँ। उसकी देखो, अब तो सारा डेटा पोर्टल में पीएसएक्स का सारा बड़ा होता है। मैं 15-20 साल पहले की सारी चीजें मैं फिजिकल लाइब्रेरी में जाके हम लेते थे। मैं 24 साल से स्टॉक एक्सचेंज में बैठा हुआ हूँ। तो हमें उस जमाने में हमें चीजें एक्सेसिबल नहीं थी। अब तो इंटरनेट पे सारी चीजें आपको आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आप सारी सारी चीजें तो आप लोग ही बता देते हैं। प्रोग्राम जो चल रहे होते हैं सारे आप लोगों के, तो उससे काफी चीजें लोगों को अब यही है कि आप किस वे में प्रोग्राम को लेते हैं, क्या उसको समझते हैं, नहीं समझते हैं, या फिर ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं, या उसको देखते हैं, नहीं देखते हैं, कोई डिसीजन दे रहा है, कोई बता रहा है, तो समझने की। देखिए, दुनिया में हमेशा नॉलेज आप लेते ही रहते हैं। कभी मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट। आप सीखते हैं दूसरों से और दूसरों को भी सिखाते हैं। बिल्कुल, ये सीखने का मन जो है वो रोज चलता है। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अपना सवाल जल्दी कीजिएगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, आखिर में सवाल आते हैं तो वो कवर नहीं हो पाते। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि अभी जो इंटरेस्ट रेट का जो कट डाउन हुआ, मजीद इसमें आप क्या देख रहे हैं? जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे देखिए, सीमेंट अभी जो सेक्टर्स हैं, जो कि काफी बहुत ज्यादा जो है इसमें इफेक्ट होता है इसका। तो अभी की सीमेंट सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करना है फर्दर, और आगे किन स्टॉक्स में आप देख रहे हैं कि इसमें जो है चलेगा, बहुत अच्छा आएगा? क्योंकि अभी हमने गुज़श्ता रोज भी देखा कि उसमें सेलिंग भी आ गई थी अचानक से। तो जो है थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, सीमेंट सेक्टर के हवाले से। देखिए, ओवरऑल अगर देखिए, जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो जो है सीमेंट, जो खास तौर पे ज्यादा जो प्लांट्स हैं जो लेवरेज पे हैं, तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम होगी। ऑब्वियसली जब फाइनेंस कॉस्ट कम होगी तो आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अर्निंग आपकी बढ़ जाएगी। तो फाइनेंस कॉस्ट जैसे अभी 2.5% रेट कम हुआ है, तो आने वाले दिनों में भी लग रहा है दिसंबर में एक और मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। 1 या 1.5 बेसिस पॉइंट आपका और फर्दर कम हो जाएगा। तो अगर आप 15.5 पे, तो आप 14 या 14% पे भी आ सकते हैं, या 14.5 पे 1% अगर हुआ, तो ये देखिए एक बेनिफिट होगा। क्योंकि कंपनीज पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आएंगे और इकोनॉमी में इतनी जल्दी आपकी चीजें बेहतर होना शुरू हुई। कहाँ 22-22.5% पे हम बैठे हुए थे, और कहाँ हम अभी 14.5 15.5 पे आ गए। तो ये बहुत डिफरेंट चेंजेस डिफरेंट है। देखिए, उससे उनकी काफी बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आएगा। उसका इम्पैक्ट आएगा तो क्या होगा, अर्निंग ज्यादा आएगी। जब अर्निंग अच्छी आती है तो उसका प्राइस जो रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में हो रही होती है, इन्वेस्टर देख रहा होता है। अच्छा इन्वेस्टर तो हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वार्टरली अकाउंट जाते हैं कंपनी के, उस पर उसकी नजर होती है कि अभी इसमें अगर उसकी फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा है, वो कम हो जाएगी, तो उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा होमवर्क होता है जो इन्वेस्टर को करना होता है। सीमेंट सेक्टर के अलावा और भी सेक्टर्स हैं जिनमें हमें आइडेंटिफाई करना है। बैलेंस शीट से आपको क्वार्टरली अकाउंट से पता चल जाएगा कि फाइनेंस जो अकाउंट्स का मेजर चंक अगर फाइनेंस कॉस्ट में जा रहा है,
तो वो कम होगी। जब वो कम होगी तो उसके बेस पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की अर्निंग, तो वो थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है। जो जो कंपनीज लेवरेज पे हैं उनको ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। जब उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम होगी तो उनकी अर्निंग पे इम्पैक्ट आएगा। प्लस से आपकी इकोनॉमी भी थोड़ी सी बेहतर हो रही है। जब आपकी चीजें बेहतर होती हैं, जब आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, तो आपकी चीजें ज्यादा बिकती हैं, आपकी ट्रेडिंग ज्यादा होती है, तो आपको उसका बेनिफिट्स आते हैं, आपकी सेल्स बढ़ जाती है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट आता है। और देखिए इन्फ्लेशन जब नीचे आता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन जब ज्यादा होता है तो आप कम चीजें लेते हैं, आप कोशिश करते हैं कि कम से कम एक्सपेंस करें। जब चीजें सस्ती होती है तो लोगों के बाइंग पावर भी बढ़ जाता है। जब बाइंग पावर बढ़ेगा तो अगर कोई कंज्यूमर रिलेटेड इंडस्ट्री है तो उसकी उसको भी बेनिफिट होगा, उसकी सेल्स बढ़ जाएगी। जब सेल्स बढ़ेगी तो उसके उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो ये तो नेचुरल है, दुनिया भर में हर मार्केट्स में इस तरह से होता है। क्वार्टरली अकाउंट्स उसके बेसिस पे एनालिस्ट फोरकास्ट कर रहे होते हैं कि ये ले लें। तो सीमेंट सेक्टर है। इसके अलावा और भी कंपनीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है जिनमें लेवरेज ज्यादा है। लेवरेज है तो आप उसको देखें, उसकी क्वार्टरली अकाउंट देखें, उसकी बेस पर आप डिसीजन लें कि भाई ये, और प्लस इसका 5 साल का रिकॉर्ड जरूर देखें कि पहले स्टॉक किस लेवल पे था। जब अगर 5 साल पुराना जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट क्या थे, तो उसके क्या क्या रेट्स है। तो ये सारी डिसीजन थोड़ा सा देखिए, होमवर्क जरूर है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये आपकी अपनी डिसीजन है। तो आपकी अपनी डिसीजन होगी तो आपको उसको ओन करेंगे। अगर कोई और आपको बताएगा, वो हमें नहीं पता वो सारी चीजें, ये देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ। तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, आपको ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर फिर आप इन्वेस्टमेंट गलत कर देते हैं तो फिर आप स्टॉक आपका फंस जाता है। तो फिर क्या होता है, आपको ना कोई रिटर्न मिल रहा होता है, कुछ भी नहीं मिल रहा होता, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर एंड में लोग क्या करते हैं, वो बेच देते हैं, फिर उसको लॉसेज हो जाते हैं। सही। सर, यहाँ पे हमारे पास कुछ सवालात हैं कि ये पूछा गया है थॉमसन के हवाले से, जो है वो बता दें कि आगे आप इसको कैसा देखते हैं और क्या चांसेस हैं इसमें। देखिए पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी आई एम नॉट एन एनालिस्ट। ठीक है, ठीक आप इंडस्ट्री सेक्टर की बात कर रहे हैं। देखिए कंज्यूमर रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्वियसली उसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि चीजें सस्ती होती हैं और इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आते हैं, तो लोगों की बाइंग पावर बढ़ जाता है। जब बाइंग पावर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेगी। जब सेल्स बढ़ेगी तो वही लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनीज हैं। अगर जैसे आईटी की सेक्टर अगर आप आइडेंटिफाई करें, तो आईटी में देखिए, अगर डॉलर आपका रुपी अप्रिशिएट होगा तो आपको जो पेमेंट्स आएंगे तो उसमें आपको रुपी कन्वर्जन कम मिलेगा, तो उनको थोड़ा सा हिट होगा। अब जब पहले आपकी रुपी वीक हो रहा था तो उनको रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसी तरह से एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली। ऑब्वियसली जब वो कन्वर्जन करते हैं, कोई चीज बेचते हैं डॉलर में, तो रुपी में उनको पैसा आता है, रुपी में वो रॉ मटेरियल लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर डॉलर में कन्वर्ट करके इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए कॉमन है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बंदे को नहीं पता हो। अगर वो एजुकेटेड, अगर इवन ग्रेजुएट बंदा है, तो वो भी कम से कम ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन कौन से सेक्टर में क्या है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्वार्टरली अकाउंट जरूर देखें, उससे काफी चीजें आपको पता चलती है हर क्वार्टर में क्या हो रहा है, कंपनी में क्या चीजें हो रही हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी ऑपरेशन इनकम से पैसे बना रही है कि अदर इनकम से बना रही है। देखिए अदर इनकम तो एक दफा आएगी। अगर वो कोर ऑपरेशन से काम कर रही है, सही परफॉर्म कर रही है, तो वो कंपनी सस्टेन, उसको रिटेन करना चाहिए उसके स्टॉक को। और देखना चाहिए कि उसकी होल्डिंग अगर आपके पास कम है, आप उसको बढ़ा सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी सेल्स बढ़ गई है। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया, 5 सेक्टर में 10 स्टॉक्स आप चूज करेंगे, हम्म। वो फर्दर वही 10 कंपनियों में री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कि उसकी होल्डिंग बढ़ा रहे होते हैं। तो एक लेवल पे क्या आएगा कि आपकी होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको डिविडेंड इनकम भी ज्यादा आएगी। सही। सर, अगर सेक्टर वाइज हम बात करें, जैसे बैंकिंग सेक्टर को आप आगे कैसा देख रहे हैं, क्योंकि जो मुसलसल जो इसमें रेट की जो डिडक्शन हो रही है, तो ये आगे जाके ये कैसा रहता है सेक्टर, और किन बैंक्स को जो है आप सजेस्ट करेंगे। देखिए अगर बैंकिंग में अगर जाएं, तो बैंकिंग के अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी में देखें तो बैंकिंग स्प्रेड बहुत ज्यादा, दुनिया भर में बैंक के इतने स्प्रेड्स नहीं होते जो बोरिंग और लेंडिंग का डिफरेंस होता है। तो बैंक जो है ना, जो जो बोरोअर को इतने पैसे नहीं, इतने वो नहीं देता, जो डिपॉजिटर को इतना पैसा नहीं देता जितना उसको लैंड करके पैसे कमा रहा होता है। तो वो अलमिया है कि इसमें कोई इतनी नहीं है, कि स्प्रेड जो है ना एक लिमिटेड होना चाहिए, कि बहुत ज्यादा स्प्रेड से। लेकिन एक और चीज है, जैसे गवर्नमेंट का व्यू बन रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बोरिंग कम कर रही है, अपनी बोरिंग भी कम कर रही है। तो डेट अगर कम होगा, पहले तो टी बिल्स में जो बैंक से आराम से लेके बैठ जाते थे और मजे से उनको टी बिल्स पे रिटर्न मिल जाता था, अब उनको जो है ना बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जब गवर्नमेंट की अपनी बोरिंग्स कम होगी तो मैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर को लैंड करना पड़ेगा। लेकिन जब रेट कम होगा तो देखिए बिजनेस भी बढ़ जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट रेट और फर्दर कम होगा तो फिर क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी होगी, बोरिंग भी होगी, ऐसी नहीं कि नहीं होगी। क्योंकि ऑब्वियसली एक 22.5% पे काम करना बहुत मुश्किल है। 14, 15, 16% पे काम करना, अगर बैंक का स्प्रेड भी होता है 2%, तो वो आसान है।
जब रेट कम आए कम इंटरेस्ट रेट तो क्या होगा, बोरोइंग भी बढ़ेगी। ऐसे नहीं है प्राइवेट सेक्टर है जिसको अगर पैसा चाहिए, अब ऑब्वियसली अब जो गवर्नमेंट बोरो नहीं करेगी तो बैंक किसको देगी, प्राइवेट सेक्टर को देगी ना। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बोरिंग अपनी कम करेगी, और जैसे गवर्नमेंट का फिजिकल स्पेस बढ़ेगा तो अपनी बोरिंग कम होती जाएगी, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट भी कम होगी। जब इंटरेस्ट पेमेंट कम होगी तो गवर्नमेंट के पास एक रूम बन जाएगा, तो वो बेनिफिट्स हो सकता है आगे जाकर गवर्नमेंट को इंसेंटिव भी दे दे, कुछ सब्सिडी भी दे दे, लेकिन आई डोंट नो कि अभी तो फिलहाल इतना स्पेस नहीं। इसकी दूसरी साइड आ जाएगी रेवेन्यू, जो एफडीआर ने किया है कि जो नॉन फाइलर है वो खत्म करना है, तो वो इससे क्या होगा, इसके इम्पैक्ट्स आगे 6 महीने साल में आपके पास आएंगे, लोग फाइलर बनेंगे, वो टैक्स देंगे, तो वो टैक्सेशन का जो है ना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, क्योंकि उसकी फिर बोरोइंग और विद द पैसेज ऑफ टाइम बोरोइंग और कम होगी, क्योंकि डेफिसिट कम होता जाएगा, गवर्नमेंट को बोरोइंग की कम जरूरत पड़ेगी, तो बोरोइंग कम होगी तो बैंक के पास तो जो टी बिल्स वाला ऑप्शन नहीं रहेगा ना, फिर वो प्राइवेट सेक्टर को देगा, प्राइवेट सेक्टर को देगा। जब रेट कम होगा तो प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा ऑब्वियसली। जैसे रियल एस्टेट अभी बिल्कुल ठंडा बैठा हुआ है, तो जब आप देखेंगे आगे जाके रेट्स कम होंगे तो रियल एस्टेट में भी आप देखेंगे आगे जाके थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आप एक ब्रोकरेज हाउस रन कर रहे हैं, तो जैसे एसईसीपी की तरफ से जो है, जो कमीशन का वो होता है कि वो एक फिक्स होता है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि जो मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जो मेंबर्स हैं, वो जो है जो काम करवा रहे होते हैं, वो उनका डिफरेंट होता है। जैसे बैंक्स मतलब एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि ब्रोकरेज हाउस भी एक तरीके से बैंक बन गए हैं। तो क्या ये बात सही है? क्योंकि टैक्सेस और लागा, ये जितनी भी चीजें जो है, उसके बाद ही जो है वो कुछ अर्न करता है, कमाता है इन्वेस्टर। तो अगर ये अलग अलग कोई रूल कोई और नहीं है, या एसईसीपी की तरफ से कोई रूल नहीं है, या ब्रॉन्ज जिसने दिया हुआ है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा यस इसको क्लियर कीजिएगा। लाइब्रेरीज और जो देखिए लाइब्रेरी का नाम फुलमा ये देखिए मैंने इसमें जो हाँ फुलमा यहाँ पे मैंने आपको यस। चैट में सेंड कर दिया, आप वहां से देख सकती हैं जो चीजें हमने पढ़ी। सॉरी, प्लीज आप लोग अपने माइक्स ऑफ रखा करें। जी सर, प्लीज। अच्छा देखिए, ये आपने जो बोला ना कि ये आप नहीं कह सकते कि ब्रोकरेज हाउस एज अ बैंक काम कर रहा है, वो कहना किसी पे पिन पॉइंट करना, अनलेस आपके पास कोई ऐसी चीज है। और देखिए, एक मिनिमम प्रिस्क्राइब कमीशन जो है ना एससीसीपी ने किया हुआ, और उसके ऑडिट भी होते हैं, उसका थीमेटिक रिव्यू भी होता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई मिनिमम कर लेगा और ज्यादा कर लेगा या कम कर लेगा। वो जो स्लैब बना हुआ मिनिमम पे इतना कर सकते हैं, मैक्सिमम पे इतना कर सकते हैं। जो उनका स्लैब बना हुआ है 1.5% और 2.5% से ऊपर आप नहीं जाते। तो आई डोंट थिंक सो अगर किसी को इंडिविजुअल इश्यूज है तो वो एक्सचेंज के में जाए। एक्सचेंज का जो आरएडी डिपार्टमेंट है, कंप्लेन का डिपार्टमेंट है, अगर आप जाके कह सकते हैं कि भाई ये मेरे को ज्यादा चार्ज हो रही है, कम चार्ज हो रही है, ऐसा नहीं होता। जो भी क्लाइंट काम करता है उससे कमीशन स्लैब साइन किया जाता है, और वो जब ऑडिट होता है, जेआईटी आती है या जो भी पीएसएक्स ऑडिट करता है, तो वो आपकी सारी कमीशन स्लैब्स भी देख रहा होता है, वो आपके सारे ट्रांजेक्शन भी दे रहा होता है। तो आप ये नहीं कह सकते अगर किसी ने चार्ज कर लिया तो बच जाएगा, नहीं बचेगा, क्योंकि उसका ऑडिट होता है, और ऑडिट में तो आप अवॉइड नहीं कर सकते ना। और प्लस ये जो ये बैंक वाला थे कि बैंक ब्रोकर कैसे बैंक बन सकता है, बन ही नहीं सकता। देखिए, अब तो क्लाइंट एसेट सेग्रीगेशन होती है, हर 15 दिन में एक्सचेंज को हमें जो है ना स्टेटमेंट देना होता है क्लाइंट से कितना पैसा पड़ा हुआ है बैंक में। तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो बातें हैं सिर्फ बातें ही है, अगर किसी के पास प्रूफ है, अनलेस देखिए प्रूफ है तो लेके आए। अगर बातें करना तो फिर मैं भी बहुत सारी बातें कर लूं और उसका कोई प्रूफ नहीं हो, कोई रिटर्न नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कोई सदाकत नहीं हो, तो हमें प्रूफ पे बात करनी है, रेशनल पे बात करनी है। विदाउट एनीथिंग पॉइंटिंग हम किसी को नहीं कर सकते। वो तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर लोग तो बहुत सारी चीजें बातें करते हैं, तो हर चीजें सही नहीं होती। कुछ सही होती है तो ठीक है, उसका प्रूफ लेके आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। जी, किसी का सवाल है तो आप लोग अपना सवाल कर लें, क्योंकि अब हम थोड़ा सा एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो किसी का भी कोई सवाल है तो वो काइंडली अपना सवाल कर सकता है। जी सर, आप कीजिए अपना सवाल। सर, आप अपना माइक ऑन कीजिए, आपका माइक ऑफ है। राइट, यू आर राइट। मेरा सवाल ये जी कि आपके नजर में कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर आप अभी जैसे रेट कम होगा तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि सीमेंट सेक्टर जो है, क्योंकि उसकी जब लेवरेज कॉस्ट कम होगी, खास तौर पे आपने देखना है कि जो सीमेंट के अगर प्लांट्स हैं जिनकी लेवरेज कॉस्ट ज्यादा है, ऑब्वियसली जब रेट कम होगा तो उनको बेनिफिशियल होगा, तो फिर वो सेक्टर्स में से स्टॉक्स को पिक करने चाहिए। प्लस इसके अलावा आपका जो है ना रिफाइनरी सेक्टर है, उसमें भी जैसे रिफाइनरी पॉलिसी आएगी तो वो इम्पैक्ट हो सकता है, बढ़ सकता है। ऑयल के स्टॉक्स खासतौर पे जैसे सर्कुलर डेट का इशू है, जो रिसीवेबल्स हैं दूसरी कंपनीज के, जैसे 3-4 कंपनीज इनके आपस में रिसीवेबल्स हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट आएगा, तो उससे उनकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगे, तो उसमें डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। जब उनको पैसे रिसीवेबल आ जाएंगे
तो क्या होगा, जो ऑयल की कंपनीज है उनमें डिविडेंड एक्सपेक्टेड है कि हाई डिविडेंड्स मिल सकते हैं। तो ये सेक्टर है। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे सेक्टर लीजिंग में है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले देखिए मैंने आपको सेक्टर बताया ना, इसके बाद आप सेक्टर में से देखेंगे, स्टॉक्स में देखेंगे कि पर्टिकुलर स्टॉक्स क्या रिटर्न दे रहा है 5 साल में। अगर किसी कंपनी में फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी बड़ा अच्छा, आप देखिए काफी हद तक बढ़ेगा, लेकिन कुछ स्टॉक्स है अभी भी उनमें रूम है कि उसमें आप आइडेंटिफाई करें। लेकिन आपने ये देखना है कि डिविडेंड यील्ड क्या है उस स्टॉक्स की, उसने 5 साल में कंपनी ने क्या मुनाफा किया, हर 5 साल में कंसिस्टेंट वो डिविडेंड दे रही नहीं दे रही है। आप फर्टिलाइजर सेक्टर देख लें, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी स्क्रिप्ट्स भी काफी बढ़ गई। फर्टिलाइजर भी पे आउट ज्यादा अच्छा देता है। पावर में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा स्टॉक्स में देते हैं। जैसे आपने अब वही वाली बात जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि 5 सेक्टर आपने आइडेंटिफाई कर लिए, आपने आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें से आपने दो दो स्टॉक्स हर सेक्टर से पिक कर लिए। उसकी रीजन ये देखिए, अगर हर सेक्टर से आप पिक करेंगे ना, क्या होगा स्टॉक मार्केट में, आप देखें अभी जो मार्केट चल रही है कि पावर सेक्टर कभी चल रहा होता है, कभी ऑयल सेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है, कभी सीमेंट कर रहा होता है, तो रोटेशन हो रही होती है। तो लोग बेच रहे होते हैं कि लगता है कि भाई ओवर वैल्यूड है, तो वो पावर में चले जाते हैं, कुछ सीमेंट में चले जाते हैं, फिर ऑयल में चले जाते हैं, वैल्यूएशन जब नीचे आ जाती है। तो इससे क्या होता है, 5 सेक्टर के जगह रैशनल ये है कि 5 सेक्टर में जब आप जाते हैं ना 10 स्टॉक्स में, तो आपको जो पोर्टफोलियो को है ना वो नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि कुछ 3 सेक्टर अगर चल रहे होंगे, 2 सेक्टर नीचे होंगे, तो आपने अगर फर्स्ट रो किसी ने इन्वेस्टमेंट की भी, कोई 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की भी, तो मोस्ट लाइकली वो 10 लाख रुपए नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही होंगे। नीचे चले जाए तो एक तरह से तो पोर्टफोलियो मैनेजर फेल हो गया ना, तो उसने अगर डिसीजन आपको सही नहीं दी, उसने सही गाइडेंस नहीं दी, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें प्योर देखिए, उसमें ट्रेडिंग भी होती है, आपने इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म भी करनी है, लॉन्ग टर्म भी करनी है, तो ये कॉम्बिनेशन होगा। कभी ये होता है कि आपके कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया ओवर वैल्यूड हो गया, तो आपने उसको बेच दिया। वो कहना मैंने कहा ना, नेवर गेट मैरिड टू स्टॉक, उसको बेच के फिर आपने वही वही स्टॉक वापस लेना है, अपनी वैल्यूएशन पे लेना है कि भाई इस लेवल पे मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो रुक जाए। ऐसा तो नहीं कि क़यामत तक वो नहीं मिलेगा, हम बोले कि मिलता ही नहीं है, कभी मिलता भी है, बिकता भी है। देखिए मार्केट बॉटम भी बनाती है और टॉप भी बनाती है, और कोई किसी को ऐसा बंदा नहीं पैदा हुआ जो बॉटम पे ले सके और टॉप पे बेच सके। हर कोई अच्छा अच्छा इन्वेस्टर भी, जो स्मार्ट इन्वेस्टर भी, वो कभी कभी कुछ स्टॉक्स में फंस जाता है, और वो कभी कभी ये होता है कि बॉटम पे समझ रहा है कि बॉटम है, उसको और बॉटम हो जाता है, और वो कहता है मैंने बेच दिया तो टॉप होता है, उसका और टॉप हो जाता है। तो ये मार्केट है, मार्केट तो किसी को नहीं बख्शती। वही है कि जो सब्र करता है वो पैसे बनाता है। और वही वाली बात है कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने खुद अपनी डिसीजन लेनी है। आप 10 लोगों की सुन लें, लेकिन आपने डिसीजन आपने इसलिए अपनी लेनी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो किसी और की नहीं है। लूज करेंगे तो आप लूज करेंगे। बिल्कुल सही है, थैंक यू, आपने तफसील से जवाब दिया है। अच्छा, इसमें ज़िमनी सवाल ये है कि फर्टिलाइजर और सीमेंट सेक्टर्स जो हैं, इनमें पी रेशो अभी भी रीजनेबल तो हैं, लेकिन बाकी और बहुत सेक्टर्स की निस्बत इनके पी रेशो ज्यादा हो चुके हैं। जी तो जी बिल्कुल, आप सही डू यू कह रहे हैं। थिंक इनमें तो अभी वो भी ये वही वाली बात है ना कि जूस बाकी है? इसके अगर ज्यादा, जी जी, आप पूरा आपने कुछ कहना है तो मैं रुक जाता हूँ, कुछ आपका कंप्लीट नहीं हुआ मेरे ख्याल में, आपकी आवाज भी रुक रही है। हेलो, बच्चियां जा रही हैं। जी जी चलो ठीक है। जी जी, मैं बता दूं आपको। जी अच्छा, आपने जी, जी आई एम बिल्कुल, लिसनिंग। आप ये सही कह रहे हैं। कुछ हेलो, जी लगता है जी मैं जवाब दे दूं आपको। जी जी सर, आप प्लीज, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, तो प्लीज आप जी सवाल। जी, इसमें देखिए देखिए वही वाली जो ये बता रहे हैं ना, कुछ स्टॉक जो ओवर वैल्यूड हो गए, तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि उसको आपने बेचना है, और फिर वही स्टॉक अगर आपने लगना है कि इसी को मैंने रिटेन करना है, तो आपने नीचे ले लेना है। तो ओवर वैल्यूड भी होते हैं स्टॉक्स में, देखिए ऊपर नीचे हो रही होती चीजें, कभी कभी स्टॉक्स बहुत ज्यादा एक दिन में बढ़ जाते हैं, फिर क्या होता है अचानक मार्केट में भी तो 5-6 रुपए की उसमें गिरावट आ जाती है, ऊपर जाके टॉप पे जाके। तो वही वजह होती है कि जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो कहता है प्रॉफिट बुक कर रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि ओवर वैल्यूड है। तभी मार्केट में आप देख रहे होते हैं इंटर मार्केट जो करेक्शन स्टॉक्स में, इसकी वजह भी, रीजन भी यही, इसी वजह से नीचे आती है मार्केट। सही। अच्छा सर, यहाँ पे दो सवाल हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गए। बिलाल और एम उमैर का कि SNGP एंड SGF स्टॉक के बारे में बताएं, और दूसरा ये गेल का, ये 3 स्टॉक है, गेल, SNGP और SGF, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए वही वाली बात है, स्टॉक्स का मैंने पहले कह दिया, आई एम नॉट एन एनालिस्ट, और मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए आपको बस एनालिसिस आप करते हो तो आप दे सकते हैं। सेक्टर वाइज मैंने कहा, जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में अभी भी रूम है। पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो आप खुद आइडेंटिफाई कर ले। अभी भी ऑटो सेक्टर में कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें रूम है, जो ऊपर जा सकते हैं। अब वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसमें देखना है कौन से स्टॉक्स जो है जिनमें रूम है, तो वो देख के करें। आपने बताया कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी कंपनीज, इसके अलावा भी और भी कंपनीज है, तो वो आप आइडेंटिफाई करें, उनमें भी रूम है। ऐसे नहीं ये पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में।
तो उनमें भी रूम है। तो वो देखिए उसमें ये कि वही एनालिस्ट करके मैं कोई स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस कर दूंगा तो इट माइट बी रॉन्ग, क्योंकि वो एनालिसिस होता है बाकायदा। पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं, दुनिया भर में अगर कोई भी एनालिस्ट दे रहा हो तो उसको अपनी इन्वेंटरी भी बतानी होती है कि उसके पास अपने कितने शेयर हैं, उसके भाई के, बहन के, अपने और बीवी के कितने शेयर पड़े, तब जाके वो फोकस दे सकता है कि भाई मैं लूं या बेचूं या लेने। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है, हर कोई आके अपनी डिसीजन दे रहा होता है कि ये ले लो, बेच दो। देखिए कुछ डिसीजन लेने से पहले आपने कुछ चीजें बतानी होती है ना, कि क्यों ले लें भाई, उसकी क्या वजह है, क्यों अर्निंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें देखिए, इसलिए कि आई एम सॉरी कि मैं पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सेक्टर वाइज मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ स्टॉक्स उनमें हैं जिनमें ग्रोथ है, जिनमें रूम है, वो आप आइडेंटिफाई खुद कर लें, वो सारा डेटा आपके पास वेबसाइट पे अवेलेबल है। सर अब जो है क्योंकि 5 मिनट रह गए हैं, मंडे मार्केट आप कैसे देख रहे हैं, कमिंग वीक को कैसा देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे आप? वैसे तो आपने शुरू में काफी जो है बताया है, लेकिन जो है क्या आप मंडे मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं और फर्दर पूरे वीक को क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए जैसे आज मार्केट बंद हुई है तो अच्छी मार्केट बंद हुई है। मंडे को भी मुझे लग रहा है ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एक चीज है कि जैसे कोई भी ऐसी इंडिकेटर, कोई भी ऐसी न्यूज आ जाती है, इम्पैक्ट करती है। अब जैसे यूएस की गवर्नमेंट आई है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो ऑयल की प्राइसेस में इतना सर्ज नहीं होगा, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशंस अब नहीं होंगी। जहां जब वॉर खुली हुई सब बंद होंगी तो इससे क्या होगा, पीस होगा। पीस होगा तो देखिए बिजनेस बनेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो सब इकोनॉमी में सब चीजें बेहतर चलेंगी। तो मुझे नहीं लग रहा आने वाले दिनों में, और गोल्ड की प्राइसेस जैसे नीचे आ रही है, देखें नीचे आई फिर ऊपर चलेगी, तो ये सारी चीजें आप यूएस मार्केट को देखें, उसने भी रैली की है। तो ऑब्वियसली लोगों के पास देखिए पैसा बहुत है जो फिक्स में पड़ा हुआ है। वो पैसा कहाँ आएगा, यहीं आएगा जब आपको सिंगल डिजिट में नेक्स्ट ईयर कहते हैं कि आपके इंटरेस्ट रेट जो है ना सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। जब आपके सिंगल डिजिट आएंगे तो आप वहाँ बैंक में पैसा क्यों रखेंगे, आप इस्लामिक में भी नहीं रखेंगे, आप कहीं नहीं रखेंगे, आप स्टॉक मार्केट में लेके आएंगे, अनलेस आपके पास कोई ऐसा एवेन्यू है नहीं। देखिए कमोडिटीज आपकी इतनी डेवलप नहीं, लोगों को इतना रुझान नहीं, लोगों को पता नहीं है। अब मसला ये कि कमोडिटी में आपको कोई रिटर्न नहीं है। आप गोल्ड लेके बैठ जाता है आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलता, स्टॉक में कोई लेके बैठा है आपको डिविडेंड मिल रहा होता है, उसमें प्राइस एप्रिसिएशन देखिए गोल्ड में भी है, लेकिन गोल्ड में कमोडिटीज में आपके पास कोई डिविडेंड यील्ड नहीं है। तो यही वजह है लोग इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आते हैं, उनको पता है कि हमें डिविडेंड्स मिलेंगे, तो रिटर्न कैपिटल गेन भी होगा और डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये दोनों चीजें, इसी वजह से मार्केट मुझे लग रहा है ये चलती रहेगी। इंडेक्स लोग कहते हैं ये हो जाएगा, इंडेक्स तो ऊपर जाता रहेगा, लेकिन यही वाली बात है, इन्वेस्टर को जो स्टॉक्स है उसको फायदा हो रहा है। इंडेक्स बढ़ने से मेरे को आपको फायदा नहीं हो रहा, मेरे पास जो स्टॉक्स पड़े उसमें मुझे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ये है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने सजेस्ट किया सर, और बहुत शुक्रिया सर आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं आज के सेशन से जो है इजाजत लूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर।